ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का रेलवे समान विज्ञान वॉल्यूम 2 का आज प्रैक्टिस सेट बाई आप सभी के सामने 22 लेके आया हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज महा आंदोलन ट्विटर पे डिजिटल प्रोटेस्ट होने वाला है एनटीपीसी के रिगार्डिंग। तो सुबह 11 बजे से आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, यानी कि आपको डिजिटल प्रोटेस्ट में शामिल होना है। तो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए सबसे पहले आप अपने ट्विटर पे अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे जाके ट्वीट क्या करना है, हैशटैग RRB NTPC, ये सब क्या होगा, हैशटैग RRB NTPC कैपिटल में लिखना है, अंडरस्कोर देना है, फिर 1 लिखना है, स्टूडेंट लिखना है 1 स्टूडेंट स्मॉल में, फिर अंडरस्कोर 1 रिजल्ट, इस तरीके से स्मॉल में लिखना है। तो चलिए इसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। ये हमारे हक की लड़ाई है, हमें खुद लड़ना है। जैसे कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी के जो रिजल्ट आया इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत सारे छात्र जो हैं परेशान हैं, इसलिए आप सभी को डिजिटल प्रोटेस्ट करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक शेर आपको डेडिकेट कर रहा हूँ कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, अपनी हक की लड़ाई लड़ना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनक या प्राकृतिक वरण। तो विकास का मुख्य कारण होता है, वो होता है जैव विकास यानी इवोल्यूशन की बात की जाए। प्रमुख कारण प्राकृतिक वरण होता है। क्या होता है? प्राकृतिक वरण होता है, क्योंकि जब विभेद अन्न हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में क्या करता है, दिशा प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक वरण या इसे एक चरण की ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा अगले जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं, वही प्राकृतिक वरण कहलाता है। तो ऑप्शन डी, विकास का मुख्य कारण यही है कि प्राकृतिक का चेंजिंग प्राकृतिक वरण हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन जो होते हैं ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन जो होते हैं ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन क्या कहता है, शरीर में उपापचय अभिक्रिया में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प फिलोसफर्स वूल कहलाता है? तो फिलोसफर्स वूल कौन कहलाता है? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड या जिंक क्लोराइड। तो देखिए जिंक ऑक्साइड जो होता है ये यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यशद पुष्प के नाम से भी जिंक ऑक्साइड को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यह एक सफ़ेद पाउडर होता है, इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाए, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कौन सा है परमाणु कण नहीं है? तो ड्यूट्रॉन जो होता है ये परमाणु कण नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अणु परमाणु प्रारंभिक या समिश्र परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण होता है। क्या होता है? ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि पूछ रहा, विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो आयतन क्या है? आयतन एक सदिश राशि नहीं है। आयतन क्या है? एक सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सदिश डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सदिश राशि क्या कहलाता है? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि, सदिश राशि में क्या होगा, दिशा भी होगा और परिणाम भी होगा। ठीक है, अगर अदिश राशि की बात करें
तो वह राशियाँ जो केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा के उसमें अदिश राशि में दिशा की जरूरत नहीं होती है, परिणाम की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप अदिश राशि कहलाती हैं। हम बात करें बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि की, ये सब क्या है, सदिश राशि हैं। ठीक है, आयतन अलग हो गया तो ऑप्शन डी यानी कि सदिश राशि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। अगर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर अंतरिक्ष में फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वस्तु क्या हो जाएगा, वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंक रहे हैं तो जाएगा नीचे, आ जाएगा, धक से नीचे गिरेगा। जैसे आप बॉल देखते हैं, बॉल फेंकेंगे तो नीचे ही आके गिरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रुक जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो भाई लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने इस भाई को। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातुएं शामिल नहीं है। कोई उपधातुएं क्या है, शामिल नहीं है। क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन, आदर्श क्षार धातुएं। तो आवर्त 1 और 7 में आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 की अगर बात की जाए तो तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपधातुएं शामिल नहीं, उसे क्या कहा जाता है, क्षार धातुएं कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्षार धातु जो होता है ये रासायनिक तत्वों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, जो आवर्त सारणी में समूह वर्ग 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम से मिलकर बनती है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा नीचे कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो परमाणु का नाभिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार ही परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के एक छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता, ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया। तो स्टेनलेस स्टील के आविष्कार की बात की जाए तो हैरी बियरली ने किया है। हैरी बियरली। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक इस्पात होता है। क्या होता है, स्टेनलेस स्टील एक इस्पात होता है जो कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है। इसमें 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा आयरन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया जो होती है इसे होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे होलोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तकनीक में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड करके पुनः क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। इसका आविष्कार की बात की जाए तो हंगरी के भौतिक वैज्ञानिक डेनिस गेबर ने सन 1947 में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1/10⁹ मीटर, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमीबियासिस के कारण क्या होता है। तो अमीबियासिस के कारण पेचिस होता है। क्या होता है, याद रखिएगा, अच्छा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबियासिस के कारण क्या होता है। तो पेचिस होता है। पेचिस रोग किसके कारण होता है, तो अमीबियासिस के कारण होता है। अमीबियासिस संक्रमण गर्म जगहों पर गंदे पानी से होना सबसे आम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो सबसे प्रचुर मात्रा की बात की जाए तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में 65% पाया जाता है तथा अन्न में देखा जाए
तो कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 30%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो एनालॉग्स ऑर्गन, होमोलॉग्स ऑर्गन, जीवाश्म या क्रमागत उन्नति। तो क्रमागत उन्नति जो है क्रमिक परिवर्तनों का क्या है? अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? नई प्रजातियों का गठन होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में उपास्थित के छल्ले मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थिति के छल्ले गले में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। उपस्थिति मुलायम एवं लचीला होता है। उपस्थिति का मैट्रिक्स लसलसा होता है। क्या होता है? उसका मैट्रिक्स लसलसा होता है। उपस्थिति की कोशिकाओं को कोन्डियोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन्डियोब्लास्ट कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा इसे इस तरीके से देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो आपका आंसर यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, थोड़ा सा इसे भी नीचे करना पड़ेगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या होती है? तो दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन से ठोस की लंबाई में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को कहा जाता है। तो भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो रेखीय प्रसारण गुणांक कहा जाता है। रेखीय प्रसारण गुणांक बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुना ताप में वृद्धि होता है। तो ये रेखीय प्रसारण गुणांक हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन से ठोस की लंबाई में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो जो हम सांस छोड़ते हैं तो छोड़ी गई सांस में CO2 की मात्रा की बात की जाए, CO2 की मात्रा की बात की जाए तो ये 4% होती है। कितनी होती है? 4%। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और जब मनुष्य सांस लेता है तो CO2 की मात्रा 0.03% होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम किससे? तो CH4 को मार्स गैस के नाम से, यानी CH4 यानी मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। मीथेन जो होता है दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। यह कोयला के खानों में अधिकतर पाया जाता है और खदानों में होने वाले विस्फोट हवा के साथ मीथेन के संपर्क से होता है। और बायोगैस में भी मुख्यतः मीथेन होती है। बायोगैस की बात की जाए तो भी मुख्यतः क्या होती है? मीथेन होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो सापेक्ष मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, ये जो क्रम है यही गलत लिखा है। ये देखिए बड़ा है, ये इससे छोटा है। तो ये जो क्रम है यही क्रम गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और किसी तत्व के परमाणु की त्रिज्या परमाणु के आकार को बतलाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो क्या होगा? यदि लोलक को हम
किसी द्रव से बर्तन में लटका देते हैं तो लोलक क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए लोलक एकदम रुक जाएगा, क्या हो जाएगा? लोलक जो है शीघ्र ही रुक जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए। 5 डिग्री को केल्विन स्केल में बदलने के सबसे पहले फार्मूला हम लगाएंगे F माइनस 32/180 कहिए, या आप इसे 180 करके ही दिखा देते हैं, बराबर K माइनस 273/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 9 18, 2 5 10, ये उधर हो जाएगा 5F माइनस 32 5 कितना हो जाएगा? 5 में 10 के जीरो, हाथ में 1, 5 से 15 116, यानी कि 160 बराबर ये आ जाएगा 9K माइनस 273 को 9 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 3 27 के 7, हाथ में 2, 9 7 63, 64 65 के 5, हाथ में 6, 9 2 18, 6 2457। हमको 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, तो 5 यहाँ पे F का मान क्या रखेंगे? 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 160 बराबर 9 के माइनस 2457। तो ये 25 में से 160 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 2 गया 3, यानी कि माइनस का 135 बराबर 9 के माइनस 2457। 2457 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2457 में से 135 जाएगा तो हो जाएगा आपका 2322। अब देखिए 2322 को 9 से भाग दे देना है, 9 के बराबर 2322, तो के बराबर हो जाएगा 2322/9, यानी कि 9 दूना 18, 5 52 हो गया, तो 9 5 45, और आपका 9 5 45, 12 में 60, 9 5 45 और 9 8 9, ये 12 में 5 7 72, 9 8 72, यानी कि 258 क्या हो जाएगा? 258 केल्विन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछ रहा है कि सही सुमेलित इसमें कौन नहीं है? वृषण, शुक्रनली, अग्नाशय, ग्लिसन, संपूर्ण, विर्क, विक्राणु, यकृत, कुफर, कोशिका, पित्त। तो युग्म कौन सुमेलित नहीं है? तो अग्नाशय, ग्लिसिन, संपुट, यही गलत है। अग्नाशय जो है, ग्लिसिन, संपुट, यही गलत है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अग्नाशय जो होता है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और अग्नाशय एक अंतःस्रावित और बहिःस्रावित दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। इसमें अग्नाशयी रस निकलता है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।